दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बाप की सेवा हमसे नहीं होगी, आप वृद्धाश्रम चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये सल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कविता जी अपने बेटे ध्रुव से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सबसे दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो, फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल ध्रुव वहां से चला गया, लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। ध्रुव पिछले एक महीने में कई लोगों को घर ला चुका था। कविता जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ध्रुव उन्हें बताता जरूर, और बस यही सोचकर वह अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बहू के कमरे में गई और बोली, पल्लवी क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती? हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है, कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने लाते। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है, ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता हुआ, जब शायद जी से शायद ये घर बेच सकता, और फिर कहाँ जाएंगे ये घर बेचकर? ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपको घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की जरूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब नहीं होगी। अब हमसे और सेवा नहीं होती, इसलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख है, और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, केवल हम ही जानते। इतना सुनकर कविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वही जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वह अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटा का स्वार्थ देख न पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको ध्रुव को बचपन में जब बुखार आता था तो पूरी रात नहीं सोती थी, उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। सपने में उन्हें उनके पति कैलाश बाबू दिखाई दिए। वो कविता जी से बोले, देखो कविता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो, आज भी यही कहूँगा। ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर किराए पर सदा अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी?
और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। अब तो घर भी ध्रुव के नाम में, कानून वही इस घर का मालिक है। तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फोन करो और बोलो कि बहू बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते। ये घर बिकना नहीं चाहिए कविता, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल कैलाश बाबू आलोक हो गए। सुनिए सुनिए, रुकिए, कहाँ गए आप? कविता जी सपने में इतनी जोर से चिल्लाई कि उनकी नींद टूट गई। वो उठी और वो ने खुद को संभालती कमरे में ध्रुव आया और बोला, माँ पल्लवी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है, आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए तो कविता जी अपने बेटे को देखती रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही ध्रुव आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो, जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कविता जी की आवाज में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आपको जाना ही होगा और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू? ये घर मेरा है। तभी ध्रुव के फोन की घंटी बजी और वह फोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद कविता जी ने पुलिस स्टेशन फोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस की को घर में देख ध्रुव और पल्लवी दोनों डर गए और माँ ने शरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। कविता जी बोली, बेटा माफी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखे किए, कोई माफी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। पल्लवी ने सास के समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेन वापस लेने की गुजारिश भी की, तो कविता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ है आप? आपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई है। क्या करेगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी। तुम्हें लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन पल्लवी को जैसे सांप सूंघ गया। कविता जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा दिया और दर्ज करवाई। पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिर माफी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध वो आंसुओं के साथ बह गए।